मेरी ससुराल की इस पुरानी हवेली में आज कोहरा इतना गहरा है कि 2 कदम दूर कुछ नजर नहीं आता। और आज रात मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं पिछले कितने सालों से करना चाहती थी। मैं मीरा हूँ, उम्र 28 साल, पर इस घर वालों ने मुझे 18 साल की उम्र में ही एक जिंदा लाश बना दिया था। आज से ठीक 10 साल पहले मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और मुझे सफेद कपड़े पहना दिए गए थे। मुझे इस हवेली में काली विधवा का नाम दे दिया गया, एक ऐसी मनहूस औरत जो अपने पति को खा गई। इस हवेली के नियम बहुत सख्त थे। मेरे बड़े जेठ कबीर, जो इस घर के असली मालिक हैं, उन्होंने मुझे रहने तो दिया, पर एक नौकरानी की तरह। मुझे सबसे पहले उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाना होता था, सबके लिए खाना बनाना होता था, और जब सब खा लेते तो बचे हुए जूठे बर्तन धोने होते थे। कबीर उम्र में 30 साल के हैं, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर और बहुत घमंडी। उनके सामने किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। और उनके छोटे भाई रोहन, वो 25 साल का है, सारा दिन जिम में पसीना बहाता है। उसके शरीर की नसें और मांसपेशियां हमेशा तनी रहती हैं। वो मुझसे बात तो कम करता था, पर मैंने कई बार महसूस किया था कि जब मैं पोछा लगा रही होती या रसोई में पसीने से लथपथ होती तो उसकी नजरें मेरे शरीर पर ही गड़ी रहती थीं। वो मुझे एक भाभी की तरह नहीं, एक शिकार की तरह देखता था। और एक हमारा छोटा चचेरा भाई है, अमन। वो अभी 22 साल का है, कॉलेज जाता है, कविताएं लिखता है। वो मुझे दीदी कहकर बुलाता था, पर मैं उसकी आंखों में भी अपने लिए एक अनजाना सा पागलपन देख सकती थी। 10 साल तक मैंने इस घर में सिर्फ ताने सहे और अपनी किस्मत को कोसा। मेरे पति की मौत के बाद कबीर ने चालाकी से मेरे पति के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी, सारे बैंक बैलेंस अपने नाम कर लिए थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो एक बेसहारा विधवा को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक घर में नहीं बल्कि भेड़ियों के साथ रह रही थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर कट रही थी, पर फिर एक रात आई जिसने मेरी किस्मत के सारे पन्ने पलट कर रख दिए। उस रात कबीर शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे उसके पुराने स्टडी रूम की सफाई करने को कहा गया था। वहां बहुत धूल थी। सफाई करते हुए मेरा हाथ एक पुरानी अलमारी के दराज पर लगा। उस पर ताला लगा था, पर लकड़ी इतनी पुरानी थी कि थोड़ा जोर लगाने पर दराज टूट कर खुल गया। अंदर कुछ पुरानी फाइलें और एक पीले रंग का लिफाफा रखा हुआ था। मैंने उत्सुकता में वो लिफाफा खोल लिया। अंदर जो कागज थे उन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक पुलिस की पुरानी रिपोर्ट थी और एक गैराज वाले का कबूलनामा। उसमें साफ साफ लिखा था, मेरे पति की कार का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। और नीचे नीचे मेरे जेठ कबीर के हस्ताक्षर थे। कबीर ने उस मैकेनिक को लाखों रुपए दिए थे ताकि वो मेरे पति की कार के ब्रेक फेल कर दे। मेरा पति मरा नहीं था, उसका कत्ल हुआ था, और कातिल उसी घर में मेरे सामने एक राजा की तरह घूम रहा था। कबीर ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे ससुर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम कर दी थी। कबीर को वो प्रॉपर्टी चाहिए थी और मेरे पति के बाद मैं उस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती। इसलिए उसने मेरे पति को मारा और मुझे एक बेचारी, लाचार विधवा बनाकर घर में कैद कर लिया ताकि मैं कभी अपना हक न मांग सकूं। सालों का मेरा सारा दर्द, सारी बेबसी, सारी घुटन अचानक एक भयंकर आग में बदल गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरे सीने में इतनी तेज जलन हो रही थी कि मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैंने रोना बंद कर दिया। आज के बाद मुझे रोना नहीं था, मुझे रुलाना था। मुझे कबीर को बर्बाद करना था, उसे सड़क पर लाना था। मैं जानती थी कि कबीर को अपनी इज्जत और अपनी पावर पर बहुत घमंड है। अगर मैं सीधे पुलिस के पास जाती तो वो मुझे पागल साबित कर देता और मेरे कागज फाड़ देता। मुझे उसे अंदर से खोखला करना था। मुझे उसके घर की नींव हिलानी थी।
और इसके लिए मुझे उन लोगों का इस्तेमाल करना था जो इस घर में मेरे आसपास थे, रोहन और अमन। मुझे पता था कि ये दोनों मेरे जिस्म के प्यासे हैं। 10 साल से वो मुझे एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई बिना श्रृंगार की औरत के रूप में देख रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं उनकी इस दबी हुई हवस को अपना हथियार बनाऊंगी। मैं अपने जेठ के ही भाइयों को उसके खिलाफ खड़ा करूंगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो इस हवेली में वो मीरा नहीं जगी थी जिसे सब जानते थे। आज एक नई मीरा पैदा हुई थी, एक ऐसी औरत जिसके दिल में आग थी और आंखों में एक खतरनाक साजिश। मैंने अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में रखे वो सफेद कपड़े बाहर निकाले और उन्हें माचिस लगाकर जला दिया। मैंने अपनी पुरानी अटैची खोली। उसमें वो कपड़े रखे थे जो मैं शादी के वक्त लेकर आई थी पर कभी पहने नहीं थे। मैंने एक गहरे लाल रंग की बहुत ही महंगी और मुलायम रेशमी साड़ी निकाली। कई साल बाद मैंने अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई, अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया और बाल खुले छोड़ दिए। जब मैं सीढ़ियों से नीचे हॉल में उतरी तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता चल रहा था। कबीर, रोहन और अमन तीनों वहीं बैठे थे। मेरे कदमों की आवाज सुनकर तीनों ने ऊपर देखा। कबीर के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अमन का मुंह खुला रह गया, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ये क्या तमाशा है? कबीर ने अपनी भारी आवाज में गुस्से से कहा। ये तमाशा नहीं है जेठ जी, मैंने अपनी आवाज को बिल्कुल शांत और मीठा रखते हुए कहा। अब मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी 4 दिन की है, रो रो कर क्यों जीना। मैं जाकर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी को थोड़ा और खिसकने दिया। रोहन की नजरें मेरी खुली हुई कमर पर ही गड़ी थीं। उसका गला सूख रहा था। कबीर गुस्से में वहां से उठकर चला गया, पर मेरा काम हो गया था। मैंने पहला तीर चला दिया था। अब मुझे अपने शिकार को धीरे धीरे जाल में फंसाना था। मेरा पहला निशाना था रोहन। रोहन ताकतवर था पर दिमाग से बहुत कमजोर। उसे फंसाना सबसे आसान था। उसी रात करीब 11 बजे घर में सब सो चुके थे। मैंने अपने कमरे की एक पुरानी भारी लोहे की अलमारी को जानबूझकर थोड़ा सा खिसकाया और फिर रोहन के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया। रोहन ने दरवाजा खोला। वो सिर्फ एक लोअर पहने हुए था, ऊपर से कुछ नहीं। उसके सीने की मांसपेशियां और पसीने से चमकता शरीर, मैं जानती थी वो अभी कसरत करके हटा है। मैंने जानबूझकर एक बहुत पतली रेशमी नाइटी पहन रखी थी। वो नाइटी इतनी पतली थी कि मेरे शरीर के उतार चढ़ाव उसमें से साफ नजर आ रहे थे और मुझे पता था कि रोहन की नजरें कहाँ हैं। रोहन, वो मेरे कमरे की अलमारी बहुत भारी है, वो अपनी जगह से खिसक गई है। मुझे डर है कहीं गिर ना जाए। मैंने बहुत ही डरी हुई और मासूम आवाज में कहा। आप चिंता मत करो भाभी, मैं अभी आता हूं। वो तुरंत मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा 0 वाट का लाल बल्ब जल रहा था। माहौल में एक अजीब सी गर्मी और भारीपन था। रोहन उस अलमारी के पास गया। उसने दोनों हाथ लगाकर पूरी ताकत से धक्का दिया। उसकी पीठ की नसें तन गई थीं, शरीर से पसीने की गंध आ रही थी। मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि मेरी सांसें उसकी नंगी पीठ पर पड़ रही थीं। मैंने जानबूझकर अपनी नाइटी के गले को थोड़ा और खिसका दिया। अलमारी अपनी जगह पर सेट हो गई। रोहन पलटा और जैसे ही वो घूमा, मैंने नाटक किया जैसे मेरा पैर फिसल गया हो। मैं गिरने ही वाली थी कि रोहन ने फुर्ती से अपने दोनों मजबूत हाथों से मेरी कमर पकड़ ली। मेरा पूरा शरीर उसके नंगे, पसीने से भीगे हुए सीने से टकरा गया। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। रोहन की आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं। उसकी पकड़ मेरी कमर पर और भी सख्त हो गई। वो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था।
उसकी आंखों में भूखे जानवर जैसी हवस थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। मेरी उंगलियां उसके पसीने से भीगे शरीर को धीरे धीरे सहलाने लगी। भाभी, उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब किया। मेरे होंठ उसके कानों के पास थे। रोहन, तुम्हारे अंदर ताकत तो बहुत है, पर क्या तुम मुझे पूरी रात संभाल सकते हो? ये शब्द सुनते ही रोहन के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने मुझे अपनी तरफ और भी जोर से खींच लिया, जैसे वो मुझे अभी समा लेना चाहता हो। पर इससे पहले कि वो कुछ करता, मैंने अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर हल्का सा धक्का दिया और खुद को उससे अलग कर लिया। मैं मुस्कुराई, एक बहुत ही कातिलाना और रहस्यमयी मुस्कान। अभी नहीं रोहन, हर चीज का एक सही वक्त होता है। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम जा सकते हो। वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे कोई प्यासा इंसान पानी के घड़े को देख रहा हो। कुछ बोलना चाहता था, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। भारी कदमों से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। मैं जानती थी आज की रात रोहन सो नहीं पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ मेरा शरीर और मेरे कहे हुए वो शब्द घूमेंगे। मैंने उसे एक ऐसा लालच दे दिया था जिसके लिए वो अब किसी भी हद तक जा सकता था। यही मेरी पहली जीत थी। रोहन तो मेरे जाल में फंस चुका था। अब बारी थी अमन की। अमन कॉलेज जाने वाला रोमांटिक भावुक लड़का था। उसे हवस से नहीं, प्यार और इमोशन से फंसाना था। मुझे उसके दिमाग से खेलना था। अगले दिन शाम का वक्त था। मौसम सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने एक बहुत सुंदर पारदर्शी नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी। मैं जानबूझकर छत पर बने छोटे से गार्डन में गई। मुझे पता था अमन उसी वक्त वहां बैठकर अपनी कविताएं लिखता है। अमन एक बेंच पर बैठा कुछ लिख रहा था। मेरी साड़ी की सरसराहट सुनकर उसने ऊपर देखा। वो मुझे इस नीली साड़ी में देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसकी नजरें मेरे खुले हुए गले और पतली कमर से हट ही नहीं रही थी। क्या लिख रहे हो अमन? मैं उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई, इतनी पास कि मेरे बदन की गर्मी उसे महसूस हो सके। दीदी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ लाइनें लिख रहा था। वो बुरी तरह हकलाने लगा। मुझे दीदी मत कहो अमन, मैंने बहुत प्यार से कहा। मुझे अब ये नाम अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ मीरा कहो। ये सुनकर अमन की धड़कनें तेज हो गईं। सुनाओ ना, क्या लिखा है? कोई रोमांटिक कविता है क्या? मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा कंधे से गिरा दिया। अमन की हालत खराब हो रही थी। वो कांपते हाथों से डायरी पकड़े हुए था। उसने एक कविता पढ़नी शुरू की। तुम्हारी आंखों का ये समंदर मुझे डूबने पर मजबूर करता है। वो कविता पढ़ रहा था और मैं उसे लगातार देख रही थी। जब उसने कविता पूरी की तो मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लिखते हो तुम, पर क्या ये कविताएं कभी हकीकत में बदल सकती हैं? मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा। अमन एकदम से जम गया। मैंने उसके कॉलर को धीरे से ठीक किया और ऐसा करते हुए जानबूझकर अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से को उसकी नंगी गर्दन से छुआ दिया। ये कविताएं हकीकत में बदल जाएं तो कैसा लगेगा अमन? मैंने बहुत धीमी आवाज में उसके चेहरे के पास जाकर कहा। अमन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में प्यार और हवस का एक अजीब सा मिश्रण था। वो अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मैं वहां से उठ खड़ी हुई। बहुत अच्छी कविता थी अमन, कल फिर सुनाना। मैं मुस्कुराकर वहां से चली आई। अमन वहीं बेंच पर बैठा मुझे जाते हुए देखता रहे। मुझे पता था अब वो सिर्फ मेरे ही बारे में लिखेगा और मेरे ही बारे में सोचेगा। मैंने रोहन की ताकत और अमन के जज्बातों को अपने काबू में कर लिया था। अब मेरी मंजिल थी इस घर का सबसे खतरनाक इंसान, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कबीर। कबीर कोई आम आदमी नहीं था,
उसे फंसाना इतना आसान नहीं था। वो बहुत चालाक था, पर मुझे ये भी पता था कि हर मर्द की एक कमजोरी होती है। एक दिन दोपहर में कबीर अपने कमरे में अकेला था, किसी फाइल पर काम कर रहा था। मैंने अपनी आंखों में गहरा काजल लगाया और फिर जानबूझकर उसे थोड़ा फैला दिया, जैसे मैं रो रही हूँ। ब्लाउज के कुछ बटन भी थोड़े ढीले कर लिए। मैं डरे हुए कदमों से कबीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और बिना खटखटाए अंदर चली गई। कबीर ने मुझे इस हालत में देखा तो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ मीरा, ये क्या हालत बना रखी है? उसकी नजरें मेरे फैले काजल और खुले गले पर थीं। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आवाज सुनकर कबीर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मैं रोने का नाटक करते हुए उसके बिल्कुल करीब चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जेठ जी। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दिया। कबीर ने मेरा हाथ नहीं हटाया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तू बदल गई है मीरा। मैंने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अब मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चुनौती थी। बदलना पड़ता है जेठ जी, मैंने अपने होंठ काटते हुए कहा। जीने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए बदलना ही पड़ता है। मेरे मुंह से प्यास शब्द सुनते ही कबीर का पूरा शरीर तन गया। उसने मुझे एक झटके से दीवार की तरफ धकेल दिया। मेरी पीठ ठंडी दीवार से टकराई और कबीर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांसों में शराब और महंगे इत्र की महक थी। कई साल तक तूने इस घर में बुझी राख की तरह जिंदगी काटी है, उसने मेरे कान के पास कहा। मुझे लगा तेरे अंदर की आग ठंडी पड़ गई है, पर आज इस लाल साड़ी में तू किसी सुलगते अंगारे की तरह लग रही है। मैं जानती थी कि कबीर अपने लालच और घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपना हाथ मेरी साड़ी के पल्लू पर रखा और उसे धीरे धीरे नीचे खिसकाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे घिन आ रही थी, पर मुझे अपने पति के कातिल को बर्बाद करने के लिए ये घूंट पीना था। मैंने खुद को शांत रखा और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। जेठ जी, मैंने उसकी शर्ट के कॉलर को सहलाते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी नजरें उसके पीछे रखी बड़ी सी कांच की टेबल पर थीं, जहां उसका फोन और लैपटॉप रखा था। वही फोन जिसमें उसके सारे काले कारनामों का राज और मेरी प्रॉपर्टी के कागज मौजूद थे। उसने मुझे अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। यही मेरा मौका था। मैंने बहुत चालाकी से अपना एक हाथ उसके कंधे से हटाकर उसकी पैंट की जेब की तरफ खिसकाया। मुझे पता था कबीर अपने फोन को फिंगरप्रिंट से खोलता है, पर बैकअप पासवर्ड मुझे पिछले हफ्ते पता चल गया था, जब वो फोन पर बात करते हुए पासवर्ड डाल रहा था। 1 मिनट, मैंने कबीर को हल्का सा पीछे धकेलते हुए कहा। मुझे प्यास लगी है। कबीर झुंझला गया। पानी बाद में पी लेना, उसने फिर से मुझे दबोचना चाहा। प्लीज, मैंने मादक आवाज में कहा और उसे छोड़कर कांच की टेबल की तरफ बढ़ गई। मैं जानती थी पीछे से मेरा शरीर उसे और भी पागल कर रहा होगा। मैंने किसी बहाने से उसे थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा। टेबल के पास पानी का जग रखा था और उसी के ठीक बगल में उसका फोन। मैंने पानी का गिलास भरते हुए बहुत फुर्ती से दूसरे हाथ से फोन उठाया। दिल धक धक कर रहा था, पर मैंने पासवर्ड डाला, स्क्रीन खुल गई। कुछ देर में कबीर पीछे से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने बिना 1 सेकंड गवाए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की सारी फाइलें, पुलिस रिपोर्ट, वकीलों के साथ हुई चैट सब अपने नंबर पर सेंड कर दी। फाइलें जा रही थीं। इतनी प्यास लगी थी क्या? कबीर ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने मेरा फोन वाला हाथ पकड़ लिया। मेरी सांस हलक में अटक गई, पर इससे पहले कि वो फोन देखता, मैंने स्क्रीन लॉक कर दी और फोन टेबल पर रख दी। हाँ, मैंने कहा, पर अब मेरी प्यास बुझ गई है। फाइलें मेरे फोन में आ चुकी थीं। मेरा काम हो गया था। अब बारी थी मेरे असली नाटक की, वो आखिरी वार जो कबीर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देने वाला था। कबीर ने मुझे टेबल के सहारे पीछे मोड़ दिया और मेरे ब्लाउज को जोर से पकड़ लिया।
मैंने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उसके सीने पर धक्का मारा। कबीर, जो इस धक्के के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ाकर पीछे गिरा और कुर्सी से टकरा गया। ये क्या बदतमीजी है मीरा? वो दहाड़ा। मैंने बिना समय गवाए अपने ही हाथों से ब्लाउज का कॉलर जोर से खींचकर फाड़ दिया। साड़ी का पल्लू कंधे से गिर गया। मैंने अपने नाखूनों से गर्दन और बाहों पर खरोच के निशान बना लिए। कबीर फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू पागल हो गई है? वो चिल्लाया। मैंने उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, पागल तो अब तू होगा जेठ जी। और फिर मैंने अपनी पूरी जान लगाकर फेफड़े फाड़कर चीख मारी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जेठ जी मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली के कोने कोने में गूंज गई। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तू क्या कर रही है? चुप हो जा डायन। वो मेरी तरफ लपका, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा किसी ने जोरदार लात मारकर खोल दिया। दरवाजे पर रोहन खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल, नसें फटने को तैयार। उसके ठीक पीछे अमन था, जिसकी आंखों में सदमा और डर था। उन्होंने देखा, कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, मेरे कपड़े फटे हैं, मैं जमीन पर बैठी रो रही हूँ और कबीर मेरे ऊपर खड़ा है। सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने प्लान किया था। कबीर एक हवसी बलात्कारी लग रहा था और मैं एक बेचारी शिकार। भैया! रोहन ने दहाड़ा। वो दौड़कर अंदर आया और कबीर के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को हाथ लगाने की? तूने इस घर की इज्जत पर हाथ डाला है। कबीर घबरा गया। रोहन, मेरी बात सुन, इस औरत ने खुद नाटक किया है, ये खुद मेरे कमरे में आई थी। चुप रह। अमन भी आगे आ गया। हम सब देख रहे हैं कि तुमने क्या किया है। भाभी कल से डरी हुई थी। अमन मेरे पास आया और उसने अपनी शर्ट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दी। मुझे रोहन और अमन को देखकर एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। ये वही दोनों लड़के थे जो मेरे जिस्म के भूखे थे और आज उनकी वही हवस मेरा सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। रोहन ने कबीर को इतनी जोर से दीवार पर पटका कि उसके मुंह से खून निकल आया। कबीर नीचे गिर पड़ा। इस हवेली के राजा को आज उसी के छोटे भाई ने धूल चटा दी थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। रुक जा रोहन, मैंने झूठे आंसू पोंछते हुए कहा और जमीन से खड़ी हो गई। मैं रोहन और अमन के सामने जाकर खड़ी हुई। अब मेरे चेहरे पर कोई डर या बेबसी नहीं थी। तुम दोनों को लग रहा है कि तुमने आज मेरी इज्जत बचाई है। मैंने एक बहुत ही डरावनी और ठंडी हंसी हंसी। ये हंसी सुनकर रोहन और अमन दोनों हैरान रह गए। दीदी, आप क्या कह रही हैं? अमन हकलाया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वो सारी फाइलें, वो प्रॉपर्टी के कागज और पुलिस रिपोर्ट रोहन के सामने कर दी। ये देखो रोहन, ध्यान से देखो कि तुम्हारे इस भगवान जैसे बड़े भाई ने 10 साल पहले क्या किया था। रोहन ने स्क्रीन देखी। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसके हाथों से कबीर का कॉलर छूटने लगा। अमन भी पीछे खड़ा होकर वो रिपोर्ट देख रहा था। ये क्या है? रोहन की आवाज कांप गई। भैया ने कार के ब्रेक कत्ल? हाँ, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज में सालों का दबा हुआ लावा फूट पड़ा। तुम्हारे इस बड़े भाई ने मेरे पति का कत्ल किया था ताकि वो इस हवेली और पूरी प्रॉपर्टी पर अकेला राज कर सके और मुझे इस घर में एक अछूत विधवा बनाकर सरा दिया। कबीर फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसका सारा राज बाहर आ चुका था। और तुम दोनों, मैंने रोहन और अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम दोनों को क्या लगा मैं लाल साड़ी पहनकर श्रृंगार करके तुम लोगों के पास अपने जिस्म की प्यास बुझाने आई थी? मैंने रोहन के सीने पर उंगली चुभाते हुए कहा, रात को मेरी वो पतली नाइटी, वो अलमारी खिसकाना सब एक नाटक था, सिर्फ तुम्हारी उस गंदी हवस को जगाने के लिए। फिर मैं अमन की तरफ मुड़ी और अमन वो गार्डन की कविताएं
मेरा तुम्हारे कॉलर को छूना, वो सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग से खेलने के लिए था। मेरी बातें सुनकर रोहन और अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एक ही झटके में दो बहुत बड़े सदमे लगे थे। एक उनके बड़े भाई का कातिल होना और दूसरा मेरा उन दोनों का इस्तेमाल करना। रोहन का गुस्सा कबीर से हटकर मेरी तरफ आ गया। वो एक झटके में मेरे पास आया, मेरे कंधे दबोच लिए और दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में वो आग थी जैसे वो मुझे अभी जला देगा। तूने हमारे जज्बातों से खेला, तूने हमें मोहरा बनाया इस आदमी को फंसाने के लिए। रोहन दहाड़ा। मैंने उसकी आंखों में बिना डरे देखा। हाँ, खेला मैंने, मैं चिल्लाई, क्योंकि तुम सब इस घर में भेड़िए हो। एक ने मेरे पति को मारा और तुम दोनों सालों से मेरी जवानी को अपनी गंदी नजरों से नोच रहे थे। अगर मैं सीधी मदद मांगती तो क्या तुम लोग अपने इस ताकतवर बड़े भाई के खिलाफ जाते? कभी नहीं। मुझे तुम दोनों को तुम्हारी हवस और पागलपन के जाल में फंसाना ही पड़ा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन के हाथ धीरे धीरे मेरे कंधों से नीचे गिर गए। कबीर ने इस सन्नाटे का फायदा उठाना चाहा। वो धीरे से जमीन से उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा। रोहन, इस चुड़ैल की बातों में मत आ, ये हमें आपस में लड़ा रही है। पर इससे पहले कि कबीर दरवाजे तक पहुंचता, रोहन ने एक छलांग लगाई और उसकी गर्दन पकड़कर वापस जमीन पर पटक दिया। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो हवस नहीं थी, एक अजीब सी शर्मिंदगी और एक फैसला था। तुमने हमारे साथ जो खेल खेला वो गलत था भाभी, रोहन ने भारी आवाज में कहा। पर जो इस आदमी ने हमारे भाई के साथ किया वो पाप है और इस पाप की सजा इसे मिलकर रहेगी। रोहन के इन शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा था कि सच्चाई जानने के बाद ये दोनों मुझे मार देंगे, पर मेरे उस माइंड गेम ने उनकी सोई हुई इंसानियत जगा दी थी। अमन ने आंसू पोंछे और अपनी जेब से फोन निकाला। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में हवेली के बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगी। पुलिस अंदर आई। मैंने उन्हें वो सारे सबूत, पीडीएफ फाइलें और पुलिस की पुरानी रिपोर्ट दिखाई। कबीर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया। रोहन और अमन को गालियां दी, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहनाई और घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गई। उस रात सालों बाद इस हवेली की हवा में एक अजीब सा सुकून था। कोहरा छटने लगा था। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। कोर्ट में केस चला। कबीर ने अपने पैसों की ताकत से बचने की कोशिश की, वकीलों की फौज खड़ी कर दी, पर रोहन और अमन ने अदालत में मेरा साथ दिया। उन्होंने गवाही दी कि कबीर ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कोर्ट का फैसला आया। कबीर को अपने ही सगे भाई के कत्ल की साजिश रचने और प्रॉपर्टी हड़पने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मेरे पति की वो सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों का बैंक बैलेंस और वो आलीशान हवेली, सब कुछ कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया। पर मैंने उस प्रॉपर्टी का वो नहीं किया जो कबीर या कोई लालची इंसान करता। मैंने उन पैसों को एक महिला आश्रम और स्किल ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां उन औरतों को पनाह मिलती थी जिन्हें उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था या जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं। आज उस हवेली में औरतों के हंसने की, सिलाई मशीनों के चलने की, नई जिंदगी की आवाजें गूंजती हैं। और जानते हैं, इस आश्रम को चलाने में मेरी मदद कौन करता है? रोहन और अमन। उन दोनों ने अपने अंदर की उस गंदी सोच को मार दिया था। रोहन सुरक्षा देखता है, अमन हिसाब किताब संभालता है। एक शाम मैं अपनी हवेली की बालकनी में खड़ी थी। नीचे आश्रम की लड़कियां हंस खेल रही थीं। मैंने खुद से कहा, पर असली सुख तो ये है कि किसी की जिंदगी बदल सकूं, और आज मैं सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल रही हूं। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि एक औरत के उस दिमाग की थी जो अगर ठान ले तो बड़े से बड़े शैतान को भी उसी के जाल में फंसाकर मार सकती है।
अगर आपको मेरी ये हिम्मत, मेरा ये दिमागी खेल और ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, ये हमारी नई चैनल है। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं अपनी जिंदगी के ऐसे और भी गहरे राज और कहानियां आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।